हेलो एवरीवन। ये चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी हिस्ट्री का। 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है हमारे अतीत, तो उसका अध्याय 11वां है ये। अब तक हम लोग 10 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और ये चैप्टर जो है नए साम्राज्य और राज्य। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो इसमें प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और एक मानचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम देखेंगे। आपने पिछले चैप्टर में चोल, चेर और पांड्य के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में भी कि लोकेशन थोड़ी सी जानेंगे। तो और भी बहुत कुछ है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट, तो उसे हम जल्दी से देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो पहले बात तो ये जान लेते हैं कि प्रशस्तियाँ कहते किसे हैं। ये प्रशस्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रशस्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। दरअसल यहाँ पर अरविंद की कहानी ऊपर दी गई है, चूँकि हम इसे स्किप कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। तो अरविंद का मतलब यहाँ पे जो इस बच्चे की जो तस्वीर दी गई, इनका नाम अरविंद है। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा हुए हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। तो कवि हरिशेन किसके दरबारी कवि थे, ये आप याद रखें। किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त के। तो ये सभी चीज़ें पढ़ते समय आपको ध्यान में रखनी है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती जाएँ उनको आप हाईलाइट करते जाएँ, उनको पढ़ते जाएँ, नोट करते जाएँ। और हरिशेन ने संस्कृत में कविता लिखी है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई। यानी कवि हरिशेन ने एक कविता लिखी है संस्कृत में, वो कौन से स्तंभ कहाँ पर लिखी है? अशोक स्तंभ पर, जो कि इलाहाबाद में है। और किसके विषय में लिखी है? वो समुद्रगुप्त के विषय में। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। एक यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे आपने अध्याय 10 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। तो ये हम अध्याय 10 में यानी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, आपने अगर ध्यान से देखा होगा चैप्टर नंबर 10, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ये किस वंश के राजा थे, किस वंश के शासक थे? अगर ध्यान से देखा होगा, आपने सुना होगा, तो आपको याद होगा। इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों को अभी चूँकि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों जब एक साथ होती हैं ना, तीनों चीज़ें, तो हमें चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। इसलिए जब भी हम यहाँ पर बोल बोल के पढ़ें तो आप ध्यान से इसको सुनें। ऑल राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। और देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देखिए यूपीएससी में चूँकि एग्ज़ाम इसी से भी पूछा जा सकता है कि प्रशस्ति के बारे में कवि जो है राजा की प्रशंसा में कहाँ तक लिख देता था। क्या उसे ईश्वर के बराबर उसकी तुलना करता था कि नहीं करता था? तो ये सब भी आपको याद रखना है कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है राजा को। आगे बढ़ते हैं। तो उसका एक अंश यहाँ पे क्या दिया गया है? योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में ये प्रशंसा लिखी गई यहाँ पे। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर आप मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 13 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। ये अभी जो कि हम नीचे देखेंगे। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी तथा नीले रंग के भी मिलेंगे, जो कि हम अभी नीचे देखेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य साम्राज्य में मिला लिया था। तो चलिए हम साथ साथ में देखते भी रहते हैं, क्योंकि हमारा काम इसको सिर्फ ख़त्म करना नहीं, समझना है। तो हरे रंग का क्षेत्र में आर्यावर्त के 9 शासक थे जिनको समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। तो चलिए हरे रंग का पहले देख लेते हैं। ये जो है, ये आर्यावर्त के हरे रंग के 9 शासकों को इनको समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से
कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। तो लाल बिंदु वाला ज़रा देख लेते हैं, दो जो कि दक्षिणापथ के 12 शासक थे। ये जो है ना दक्षिणापथ के 12 शासक थे। तो ये सब चीज़ें आपको मानचित्र के माध्यम से समझते रहनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो इसको भी, ये जो दक्षिणापथ यानी दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग, ये हमने पढ़ा था ना, दक्षिणापथ किसे कहते हैं, शायद 2-3 चैप्टर पहले। तो दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग को दक्षिणापथ, उत्तर की ओर उत्तरापथ। ओके, तो यहाँ के शासकों को परास्त किया था। इसके अलावा पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ, जो कि अध्याय 6 में हमने जिनके बारे में पढ़ा था, आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो बैंगनी रंग से ये घेरा जो है बैंगनी रंग से, इसके अलावा बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। किससे? समुद्रगुप्त से। किसने? श्रीलंका के शासकों ने। यहाँ पे एक सिक्कों के चित्र दिए गए हैं, जरा इनको देख लेते हैं। बीड़ा बजाने वाला राजा, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो बीड़ा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया सिक्कों पर? गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र में प्रयाग, जो कि इलाहाबाद का पुराना नाम है, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र यानी पटना को ढूंढो। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? अच्छा, ये तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो अच्छा, हम जो बात कर रहे थे कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने चोल, चेर और पांड्य के बारे में पढ़ा था, तो वो क्षेत्र ये है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। और जो सातवाहन वंश जिसकी हम लोग चर्चा की थी पिछले चैप्टर में, वो यहाँ पर थे। बल्लभी है गुजरात में। उज्जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। और कन्नौज, हर्षवर्धन यहाँ के राजा थे। और थानेश्वर भी इनकी राजधानी थी, थानेश्वर, और फिर बाद में कन्नौज हो गई। पाटलिपुत्र यहाँ है। और नालंदा, ये भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो मानचित्र के माध्यम से भी आपको समझते रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह यानी परबाबा, पितामह यानी बाबा, यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं, यानी उनके पूर्वजों के बारे में बताती हैं प्रशस्तियाँ। उनकी माँ कुमार देवी, किसकी माँ? समुद्रगुप्त की, लिच्छवी गण की थीं। तो समुद्रगुप्त की माँ किस गण की थी? लिच्छवी गण की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त था, जो कि गुप्त वंश के पहले शासक थे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो मतलब जिन लोगों की हिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिन्होंने अभी शुरुआत की है, कि चंद्रगुप्त, आपने एक नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा चंद्रगुप्त। तो एक तो मौर्य वंश के शासक थे चंद्रगुप्त, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और ये चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। इन दोनों में अंतर है, थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो लोग नए लोग हैं बस उनको बता रहा हूँ मैं, बाकी सबको तो पता होगा। ओके, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त ने, जो गुप्त वंश के शासक थे, पहले शासक थे। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की, यानी महाराजा धीराज की उपाधि जो है समुद्रगुप्त ने भी बाद में धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, मतलब महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, महाराजा धीराज के रूप में उल्लेख नहीं है। ओके, इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व तो बढ़ता गया, यानी वो महाराजा थे, फिर उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधियाँ रखना शुरू कर दिया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उसके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, तो समुद्रगुप्त के बेटे का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। अच्छा, प्रथम द्वितीय, ये ऐसे नाम इसलिए रख लेते हैं ना कि अगर उसी नाम से दूसरा कोई शासक हुआ उसी कुल में तो उसको द्वितीय करके रख देते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर कि समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त।
ठीक है। और बाद में समुद्रगुप्त का एक बेटा था, उसका नाम भी उन्होंने चंद्रगुप्त रख दिया, तो उसका नाम रख दिया चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये याद रखें आप। और यही बाद में बहुत प्रसिद्ध हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना, यही आगे चल के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी, के नाम से प्रसिद्ध हुए, और जिनको सकार विक्रमादित्य कहा गया, यानी शकों पर विजय प्राप्त करने वाले। और वो हम आगे की जब एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरीके से और जानेंगे उसके बारे में। ओके, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली यानी पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। तो जैसा कि हमने बताया था ना, शक शासक को परास्त किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, जैसे कालिदास वगैरह, आर्यभट्ट वगैरह, और भी बहुत सारे थे। ओके, आगे दिया गया है यहाँ पे, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इसके विषय में जानकारी अध्याय 12 में मिलेगी, तो वो हम वहाँ पे देख लेंगे। कालिदास की रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी पूछ ली जाती हैं। और पूछा जा सकता है यहाँ से, देखिए हम लोगों ने यहाँ से पढ़ तो लिया है, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ते समय हमको ये भी याद रखना है, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि क्वेश्चन का ध्यान रखें कि कैसे क्वेश्चन। अब जैसे पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त था, जो कि गुप्त वंश के पहले शासक थे। महाराजाधिराज गुप्त वंश के किन किन शासकों ने रखी? तो इनकी दो की तो हम लोगों ने जान ही लिया है कि समुद्रगुप्त ने और उनके पिता चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने और उनका बेटा समुद्रगुप्त ने। ओके, और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कालिदास किसके दरबार में? तो बहुत सारे क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी इसी पैराग्राफ से। तो इसीलिए कहते हैं ना, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं ये आपको बस पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। तो हर्षवर्धन ने कब शासन किया था? आज से 1400 साल पहले लगभग। उनके दरबारी कवि वाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो ये आप याद रखिए कि उनके दरबारी कवि का नाम क्या था? वाणभट्ट था, जिन्होंने एक हर्षचरित नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जो कि जीवनी थी किसकी? हर्षवर्धन की, जो कि संस्कृत भाषा में थी। तो ये सब आपको याद रखना है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग, जिनके बारे में आपने अध्याय 10 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। अच्छा, ह्वेनसांग भी इनका नाम कहा जाता है। इन्हें कहीं कहीं ह्वेनसांग मिलता है, कहीं कहीं ह्वेनसांग, तो ये प्रोनाउंसिएशन का भी थोड़ा सा वो है। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। ठीक है, जो कि थानेश्वर हमने मानचित्र में आपको दिखाया था। उनके बहनोई का अर्थ होता है बहन के हस्बैंड, मतलब हर्षवर्धन के बहन के जो हस्बैंड थे वो कन्नौज के शासक थे। कन्नौज जो कि हमने मानचित्र में देखा था। जब बंगाल के शासकों ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो किसको मार डाला? हर्ष के बहनोई को जब मार डाला था, किसने? बंगाल के शासकों ने। तो हर्ष ने क्या किया? बंगाल पर आक्रमण कर दिया था और कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था, और इसीलिए उनकी राजधानी दूसरी कन्नौज हो गई थी। ओके, मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो दक्कन की ओर बढ़ने से हर्षवर्धन को दक्कन की ओर बढ़ने से किसने रोका था? किस दक्षिण भारत के राजा ने किसने रोका था? तो उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, जो किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के। यह सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे।
पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। तो कहाँ से कहाँ तक फैला था? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में थी, और उसके आसपास से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। तो ये आपको याद रखनी, नोट कर लेनी चाहिए। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से मिलता है। तो दरबारी कवि रविकीर्ति किसके दरबारी कवि थे? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ओके, इस प्रशस्ति में इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से उनकी पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। अब है रविकीर्ति के अनुसार, रविकीर्ति जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। उन्होंने मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जब हर्ष को आगे बढ़ने से रोक दिया ना, तो उनकी पराजय हो गई। इस वजह से हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, क्योंकि हर्ष का अर्थ होता है आनंद। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल गई कि पल्लवों को और चालुक्यों को किसने समाप्त किया था? राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ोगे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई यानी सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? गांव होते थे। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजा ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वालों लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे, जो कि किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। अभी हमने ऊपर देखा ना, याद रखिए आप इन चीज़ों को। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो ये नाम भी आप याद रखिए। संधि विग्रहिक कौन होता था? युद्ध और शांति के का मंत्री। ओके, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, उसे क्या कहते थे? नगर श्रेष्ठी। सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिलों का नेता। ये सब शब्द आपको याद रखने हैं। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो यहाँ तक कुछ समझ में आया हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी अपने पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। और इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। मतलब वेतन नहीं दिया जाता था, भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब अगर उनका राजा, ये जिम्मेदारी सामंत को दे दी जाती थी, और अगर राजा मान लो
शक्तिशाली नहीं है, सामंतों का राजा अगर शक्तिशाली नहीं है तो ये सामंत अपने स्वतंत्र हो जाया करते थे। वो कहते थे कि बस इतना क्षेत्र हमारा है, इस पर कोई किसी का हुक्म नहीं चलेगा, तो वो स्वतंत्र हो जाया करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। तो ये थोड़ा सा याद रखिए। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थीं। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। कौन सी ग्राम सभा? उर, जहाँ के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे। ये भी याद रखिए। नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। तो व्यापारियों के संगठन का नाम क्या था? नगरम। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। तो आगे बढ़ते हैं। उस जमाने के में आम लोग, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। अच्छा, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो पढ़े लिखे लोग होते थे उस समय के, वो संस्कृत बोलते थे और बाकी जो आम जन होते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। अच्छा, उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, किसका? कालिदास का। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, तो ये तो हमें पढ़नी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। चीनी तीर्थयात्री फाशियन, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में बहुत दिलचस्प था वो चैप्टर, शायद 7वां 8वां जो भी था। चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, वे मतलब फाशियन जो कि चीनी यात्री था, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह वाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। वाणभट्ट कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि, जिन्होंने हर्षचरित लिखी थी। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब मतलब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये तो यहाँ पे यही सब चीज़ें दिया गया है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगता है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं। अन्यत्र मतलब दूसरी जगह क्या हो रहा था दुनिया में, तो ये छोटा सा कॉलम होता है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। मानचित्र 6 जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। मैं अरब ढूंढो। अरब तो आप जानते हैं भारत के पश्चिम में मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। मरुभूमि मतलब मरुस्थल की तरह, बालू का रेत समझ सकते हैं आप। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? अरब व्यापारियों ने तथा नाविकों ने। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से उन ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता था। अब ऊँट तो मरुस्थल में चल सकता है, ये आप जानते हैं आप। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की थी। तो मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से की थी? अरब में। कितने साल पहले? 1400 साल पहले। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है, जो कि पढ़ लेते हैं हम लोग। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए,
दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अगले 100 सालों मतलब 1400 साल में जब स्थापना हुई थी ना, उसके 100 साल बाद अरब नाबिक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ नए धर्म को भी ले आए। मतलब जब वहाँ पे इस्लाम धर्म की स्थापना हुई तो उस धर्म की जो शिक्षाएं थी उनको भी अपने साथ ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो कि आज पाकिस्तान में है, को जीत लिया था। बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आज हम लोगों ने इसमें उपयोगी शब्द जैसे प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना, आर्यावर्त हमने जो ग्रीन हरे रंग से था उसको हम लोगों ने देखा था। दक्षिणापथ में जो रेड कलर के बिंदु दिए थे मानचित्र में वो हम लोगों ने देखा था। सामंत सभा नगरम ये सब चीज़ें देखी थी। और सही गलत बताओ। हरिसेन ने गौतमीपुत्र सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है, गलत किसने किसके बारे में लिखी है? समुद्रगुप्त के बारे में। तो सही गलत तो कर ही सकते हैं ना, अभी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है बिल्कुल। ओके, यहाँ पे कुछ तिथियाँ दी गई हैं। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी, यहाँ से लगभग हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले था। तो दोस्तों ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद लास्ट चैप्टर और इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं, तो 11 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और इसके बाद ये 12वां चैप्टर भी हो जाएगा और फिर हम नई एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें। चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई डिमांड है वीडियो के लिए तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।